डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज मैं एक अलग तरह के लेक्चर के साथ उपस्थित हूं। एक महान हिस्टोरियंस, यूनिक हिस्टोरियन की श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। हालांकि इन महान व्यक्तित्व का डेथ 28 अप्रैल 2023 को ही हुआ और पिछले लगभग 1.5 महीने से मैं इस मुद्दे पर विचार कर रहा था कि अपने स्टूडेंट्स और व्यूअर्स के बीच इनकी महानता और इनकी महान उपलब्धियों को, द ग्रेटर अचीवमेंट्स को उद्घाटित किया जाए, रिवील किया जाए। नॉर्मली क्या होता है कि जब बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हिस्टोरियंस मरते हैं खासकर, तो उनके डेथ के बाद वो एक अनसंग हीरो की तरह चले जाते हैं। मुझे याद है, मैंने तब से निर्णय लिया कि नहीं, मैं अपने चैनल से इन हिस्टोरियंस के प्रति अवश्य श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। विशेषकर जब मैं सतीश चंद्र के मुद्दे पर देखा कि जब सतीश चंद्र जैसे महान हिस्टोरियन, जिसको मैं पर्टिकुलर यूपीएससी का हिस्टोरियन मैं मानता हूं कि आज यूपीएससी की तैयारी करने वाले सारे बच्चे मिडिवल हिस्ट्री में सतीश चंद्र को पढ़ते हैं, और जब सतीश चंद्र का डेथ हुआ तो मैंने एक फुट नोट पे भी न्यूज़पेपर में कहीं नहीं पाया। और मुझे आश्चर्य है, क्योंकि मैं किन्हीं कारणों से न्यूज़ नहीं देखा था, तो मुझे ये सूचना 3-4 दिनों के बाद मिली। तो उसके बाद मैंने, चाहे वो डीएन झा हो, सुनील कुमार हो, बीडी चट्टोपाध्याय हो, सभी को हमने अपने चैनल से श्रद्धांजलि अर्पित की है। अब मैं आज रंजीत गुहा साहब के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। अच्छी जिंदगी इन्होंने जी, लगभग 100 वर्षों की। 28 अप्रैल से 1 मंथ लेटर उनका डेथ होता तो इनका 100 ईयर्स पूरा हो गया होता। लेकिन जो इन्होंने हिस्ट्री में महान योगदान दिया है वो अनपैरेलल है। हम अगर सारे हिस्टोरियंस का, मैंने सारे हिस्टोरियंस को अपने जेहन में लाया, और चाहे वो आर शर्मा से लेकर बिपिन चंद्रा तक, जो मॉडर्न हिस्टोरियंस है, इरफान हबीब हैं, तो मुझे रंजीत गुहा के पैरेलल का कोई हिस्टोरियन नहीं लगा। मैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनके महत्व को कम करके आंकता हूं, क्योंकि मैंने जितने भी हिस्टोरियंस के नाम लिए उन सबको एक पाथ मिला, जिस पाथ में उन्होंने जोड़ा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आर एस शर्मा ने नकल की। आर एस शर्मा ने डीडी कौशांबी के लाइन का अनुसरण करके उसको बहुत आगे बढ़ाया, और बहुत मुद्दे पर उन्होंने डीडी कौशांबी से अपनी मतभिन्नता भी दिखाई। उसी प्रकार से अगर मैं इरफान हबीब कहूं तो इरफान हबीब मार्क्सवादी इतिहास लेखन की परंपरा से जुड़े हैं, और उन्होंने पीछे, अगर मैं रजनी पाम दत्त से लेकर AR देसाई तक की पृष्ठभूमि कहूं, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी से उनकी प्रेरणा मिली है, लेकिन बहुत ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन उन्होंने हिस्टोग्राफी में किया है। ये सभी महान हिस्टोरियंस हैं। मैं इनके महत्व को कहीं भी कम करके नहीं देख रहा। लेकिन रंजीत गुहा जब मेरे जेहन में आते हैं तो मैं इसलिए चकित रह जाता हूं कि ही इज अ पैराडाइम शिफ्टर। 2 तरह के स्कॉलर होते हैं। एक होते हैं जो किसी खास एकेडमिक लाइन को फॉलो करते हुए उस लाइन को आगे बढ़ाते हैं, और दूसरी तरह का स्कॉलर होते हैं कि जहां खड़े होते हैं वहीं पर एकेडमिक लाइन वहीं से शुरू होती है। और रंजीत गुहा के विषय में मैं ये दूसरी बात या दूसरा तथ्य लागू करना चाहूंगा। मैं जब इनके कंट्रीब्यूशन को देखता हूं तो मैं सबसे पहले रंजीत गुहा के विषय में आपको कहना चाहूंगा कि बहुत ही यूनिक हिस्टोरियन है, यूनिक स्कॉलर। इतने यूनिक है कि कई बार इनको हिस्टोरियंस कहते हुए भी आपको पहचान करने में दिक्कत हो जाएगी। यूनिक हिस्टोरियन। अब यूनिक हिस्टोरियन क्यों है? तो ये पैराडाइम शिफ्टर है, पाथ ब्रेकर, पैराडाइम शिफ्टर। अब पैराडाइम शिफ्टिंग इन्होंने क्या किया है? इन्होंने पैराडाइम शिफ्टिंग क्या किया है?
तो 3 यूनिक अचीवमेंट के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताऊंगा, विशेषकर इसलिए कि जो बच्चे यूपीएससी से जुड़े हुए हैं वो इस बात को ध्यान रखें कि इस बार एक न एक प्रश्न आपको सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी पर आएगी, क्योंकि ये सबाल्टर्न हिस्टोरियन है और सबाल्टर्न हिस्ट्री के जनक हैं। सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी का फैशन है, चाहे वो इंडिया हो या इंडिया से बाहर हो। तो ये सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी के नाम अलग अलग हैं, बहुत जगहों पर इसने पोस्ट कॉलोनियल टर्म का यूज कर लिया है। कुछ क्रिटिक इसको अब न्यू कॉलोनियल भी कहने लगे हैं, हालांकि न्यू कॉलोनियल लाइन तो अलग है, लेकिन फिर भी जो सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी है उसका एक विशेष अपना एक परिप्रेक्ष्य है और उसके जनक रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि 2023 के क्वेश्चन पेपर में एक न एक मेजर क्वेश्चन या एक से अधिक क्वेश्चन हो सकता है जो सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी पर वर्ज करता हो। तो 3 अचीवमेंट या आप कह सकते हो कि इनकी पैराडाइम शिफ्टिंग हम 3 परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। एक परिप्रेक्ष्य है कि एलिट वर्सेस पीपल, मतलब जो हिस्ट्री है वो एलिट वर्सेस पीपल के ट्रेंड को लाने का श्रेय हम रंजीत गुहा को दे सकते हैं। दूसरा हम कहते हैं सेंटर वर्सेस मार्जिन। सेंटर का मतलब केंद्रीय क्षेत्र और मार्जिन मतलब परिधीय क्षेत्र, तो सेंटर वर्सेस मार्जिन। और तीसरा है इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच इन हिस्ट्री राइटिंग। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन हिस्ट्री राइटिंग। अब देखिए ये 3 फैक्टर्स हैं, इसके परिप्रेक्ष्य में मैं रंजीत गुहा का मूल्यांकन करना चाहूंगा। 100 इयर्स का उनका लगभग इलस्ट्रियस कैरियर है, मतलब इलस्ट्रियस मतलब लाइफ है, और मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग उनका जो कैरियर है वह लगभग 60 वर्ष से अधिक का कैरियर है। अगर आज की तारीख में कहूं तो जिसको तुम सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी कहते हो, वो सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी का ही मैं स्टूडेंट्स उन्होंने 1980 के दशक में तकरीबन 1982 से शुरू किया था, 1982 से, और आप देख लीजिए आज आप 2023 पर है। मुझे लगता है कि पूरी सदी तक ये ट्रेंड चलता रहेगा, ये ट्रेंड कभी नहीं बदलेगा। तो पहले मैं थोड़ा सा एक ब्रीफिंग उनके लाइफ के बारे में दूं। उनके लाइफ के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि बेसिकली वो जब आप जानते हो कि 1923 में पैदा हुए, जब इस वर्ष उनका 100 इयर्स पूरा होने वाला था, तो बच्चे में अपना स्कूलिंग बंगाल में हुई। वह भी एक लैंडलॉर्ड फैमिली से ही थे और बंगाल के समाज और खास के जो बंगाल का इनइक्वालिटेरियन समाज है उसको बड़ी अच्छे ढंग से देखा और समझा था। इतना ही नहीं, उन्होंने बंगाल के भयंकर अकाल को देखा था 1942-43 के अकाल को देखा था। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट को देखा था। उन्होंने जापानी आक्रमण को भी देखा था और कलकत्ता शहर में थे तो बम्बार्डमेंट भी हुआ था। उस समय वो प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कलकत्ता के छात्र थे और उनका बहुत मेधावी छात्र थे, लेकिन वह इतिहास लिखने नहीं आए, हिस्टोरियन बनने नहीं आए थे, वो इतिहास बनाने आए थे। तो इतिहास बनाने के क्रम में उन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने इतिहास बनाने के क्रम में उनका जो एक महत्वपूर्ण काम है वो है एक मार्क्सिस्ट पार्टी से जुड़ना। और जब वे अपने कॉलेज में थे तो कॉलेज में वह एक मार्क्सिस्ट पार्टी के स्टूडेंट विंग से जुड़े, फिर फुल फ्लेजेड मार्क्सिस्ट मूवमेंट से जुड़ गए और उन्होंने पढ़ाई के बजाय पार्टी वर्क पर इतना अधिक ध्यान दिया कि आपको जानकर आश्चर्य होगा, ग्रेजुएशन में उनको ऑनर्स तक नहीं मिल पाया और बेयरली वो अपना ग्रेजुएशन क्लियर कर पाए। और जैसे तैसे ग्रेजुएशन किया, फिर उनकी योजना थी कि मैं पढ़ाई की दुनिया से अलग होकर अपने आप को बिल्कुल ही एक मूवमेंट पर, ये तथाकथित मार्क्सिस्ट आंदोलन में मैं अपने पूरे जीवन को झोंक दूं। तो पीसी जोशी आपने नाम सुना होगा, एक बहुत बड़े स्कॉलर थे
और वो बहुत बड़े हिस्टोरियन भी थे। तो पीसी जोशी ने उनको समझाया, उनको और कुछ अन्य युवा कार्यकर्ताओं को, कि देखो आप लोग जिंदगी में बहुत अच्छा करना चाहते हो, आप पुअर पीपल के लिए पुअर आपका अप्रोच है और आप एक समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहते हो, लेकिन वो बदलाव तभी ला पाओगे जब इंटेलेक्चुअली आप मजबूत रहोगे, क्योंकि आपको एक ही साथ कोई फिजिकल मोर्चे पर नहीं लड़ना है, आपको इंटेलेक्चुअल मोर्चे पर लड़ना है। तो जब ये बात इनको भी भली लगी, इनको भी अच्छी लगी, इनको भी लगा कि नहीं यह सही ज्ञान हमें दे रहे, तब इन्होंने एक सबसे पहले अपने कैरियर में एक नया मोल्ड लाया, और वह मोल्ड लाकर इन्होंने एमए की पढ़ाई बड़ी बखूबी की। तो एमए ये फर्स्ट क्लास इनको फर्स्ट क्लास मिला, और फिर उसके बाद फिर ये दोनों काम करते रहे, थोड़ा एकेडमिक्स को भी परसू करते रहे, फिर थोड़ा पार्टी के लिए भी काम करते रहे, या यूरोप गए। और सबसे आपको आश्चर्य होगा, जब पेरिस को, जब नाजी जर्मनी के पकड़ से पेरिस मुक्त हुई थी, तो पेरिस की यात्रा की। फिर ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में, पूर्वी यूरोपीय देशों में स्टालिन के द्वारा ऊपर से समाजवादी सरकार थोपी गई थी, वहां तक की यात्रा की। फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज में स्वयं यह लेक्चरर बनकर आए, और उसी सुशोभन सरकार के अंतर्गत जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, जो उनके टीचर भी रहे थे, और वहां से उन्होंने अपने एक टीचिंग कैरियर आरंभ किया, लेकिन उस समय भी पार्टी के लिए काम करते रहे। मैं स्टूडेंट्स इनके लाइफ और कैरियर के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, मैं सिर्फ इन रंजीत गुहा, जिसका नाम हमें लगता है कि हिस्ट्री के सारे स्टूडेंट ने सुना होगा, इनके विषय में मैं ये कहना चाहूंगा कि बेसिकली इन्होंने पैराडाइम शिफ्टिंग क्या किया। तो मैं उस मुख्य मुद्दे पर आना चाहूंगा। देखिए, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, तो मॉडर्न हिस्ट्री, अब देखो आपने एक टर्म सुना है इतिहास लेखन, हिस्टोग्राफी। अभी हिस्टोग्राफी होती क्या है? जैसे आप लोग सभी लोग जानते हो कि हिस्टोग्राफी होता है इतिहास को पढ़ने का एक विशिष्ट अप्रोच, का नाम होता है हिस्टोरियोग्राफी, यानी इतिहास लेखन। तो क्या है कि जो हिस्टोरियोग्राफी की बात हम करते हैं, तो सबसे पहला स्कूल, क्योंकि पश्चिमी देशों ने ही, वेस्टर्न जब हमारे यहां रूल कर रहे थे, तो उन्होंने ही पहले हमारे इतिहास को पढ़ना शुरू किया। तो उनका पहला स्कूल आया जिसको हम कहते हैं कैम्ब्रिज स्कूल या कॉलोनियल स्कूल, हम जो भी उसको कह ले, कैम्ब्रिज स्कूल या कॉलोनियल स्कूल। तो उनका जो कॉलोनियल या कैम्ब्रिज स्कूल था, वह स्कूल का बल कुछ अलग था। वह हमारे नेशनल मूवमेंट को डिनाई कर दिया, और कुल मिलाकर यह बताने का प्रयास किया कि जिसे आप राष्ट्रीय आंदोलन कहते हो, वह राष्ट्रीय आंदोलन और कुछ नहीं है, जो ब्रिटिश शासन ने जो भारत में कुछ नए प्रकार के कंफर्ट दिए हैं, कुछ नई प्रकार की सुविधाएं दी हैं, उन्हीं सुविधाओं पर कब्जा करने के लिए जो इंडियन एलिट क्लास के लोग हैं, जो भारत में कुलीन वर्ग के लोग हैं, वो आपस में मारामारी कर रहे हैं, और उनका जो आपस में प्रतिस्पर्धा चल रही है, उसी को वो आपस में कंपटीशन चल रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं अपने पक्ष में करें, और नाम दे रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन का। तो चलिए, उन्होंने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को तो बिल्कुल ही डिसग्रेस करके रख दिया। फिर उसकी प्रतिक्रिया में जो हमारे नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस है, जो राष्ट्रवादी विद्वान है, तो राष्ट्रवादी विद्वानों ने कुछ काम किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे जो नेता थे राष्ट्रवादी थे और राष्ट्र के विषय में सोचते थे, वह महान नेता थे और राष्ट्र के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए तत्पर रहते थे। फिर उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि देखिए, कांग्रेस के नेता आगे आए, सोए हुए लोगों को जगाया, राष्ट्रवाद की चेतना भरी, और अंत में उसी राष्ट्रवाद की शक्ति से ब्रिटिश को भारत से भगा दिया। तभी क्या हुआ कि कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर इतिहास लेखन की धारा वर्ल्ड वाइड, पूरे वैश्विक स्तर पर वो इतिहास लेखन की धारा आई, जिसे आप मार्क्सिस्ट स्कूल कहते हो। तो मार्क्सिस्ट स्कूल की व्याख्या अलग थी। उसने दावा किया कि हम पीपुल्स हिस्ट्री लिखते हैं। तो कैसा पीपुल्स हिस्ट्री? तो उनका बेसिकली कहना था कि हम श्रमिक और किसानों का इतिहास लिखेंगे। हालांकि मैं एक बात आपको बता दूं, आप में से कुछ लोग जिन्होंने मार्क्सिज्म का अध्ययन किया होगा, तो मैं आपको यह कहूं कि कार्ल मार्क्स का थोड़ा पूर्वाग्रह रहा था। कार्ल मार्क्स का पूर्वाग्रह यह था कि वो मानता था जो औद्योगिक श्रमिक है, जिसको आप वर्कर्स कहते हो, उसको वो सर्वहारा कहता था। सर्वहारा का मतलब है कि उसके पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए वो सर्वहारा है, मतलब वो आंदोलन के लायक है। किसानों को आंदोलन के लायक नहीं माना। उसने कहा कि देखिए, जो किसान है उनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, उनके पास थोड़ा लैंड होता है, तो कभी सर्वहारा हो नहीं सकते, कभी कोई बड़े आंदोलन चला नहीं सकते। तो उनका जो बेसिक जो उनका अप्रोच था, वो अप्रोच कभी बेहतर
जो मार्क्सिस्टों का रहा वो कहीं ना कहीं झुकाव बात तो किसान की करते थे, और विशेषकर इसलिए कि चीन में आप अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े होगे या पढ़ोगे आगे तो देखोगे कि चीन में आपने माओ सेतुंग का नाम सुना होगा या चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का नाम सुना होगा। तो जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है उसने जो आंदोलन छेड़ा था उसमें मुख्य आधार किसानों को बनाया था, और मार्क्स के विचार में माओ ने यानी माओ सेतुंग ने परिवर्तन लाया था। कहा था कि नहीं, सर्वहारा केवल औद्योगिक श्रमिक ही नहीं है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ही नहीं है, यानी जो प्रोलेटेरिएट है वो किसान भी है। तो चलिए, मार्क्सवादी विद्वान किसानों के विषय में थोड़ा बहुत लिखते थे, लेकिन उनका मुख्य जोर कहीं ना कहीं होता था उन्हीं पर लिखने पर जिन्हें आप कहते हो सर्वहारा। उस सर्वहारा के बारे में विशेष रूप से लिखते थे। तो मैं इस विशेषकर उन्होंने औद्योगिक श्रमिक के विषय में लिखते थे। लेकिन आगे चलकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगे चलकर इस ट्रेंड में थोड़ा सा परिवर्तन आया, और यह परिवर्तन आने की वजह यह हुई कि विशेषकर जब रंजीत गुहा का उद्भव हुआ, तो रंजीत गुहा भी तो पहले मार्क्सवादी थे। रजनी पामदत्त को पढ़ा और उनके जो कॉन्टेम्पररी विद्वान थे उनको पढ़ा। कार्ल मार्क्स पर तो खैर उनका बहुत ही ज्यादा स्टडीज था। और जब विशेषकर उन्होंने पूर्वी यूरोप की यात्रा की तो देखा कि अरे यहां भी तो वही राज्य है, वही तानाशाही सरकार है, यहां पर भी तो लोगों की भावनाओं को दबाया जा रहा है, गन के आधार पर एक पार्टी रूल है। बाद में स्टालिन में देखा कि भाई एक व्यक्ति का शासन है। वो जब देखा कि सोवियत रूस ने 1956 में हंगरी में जन आंदोलन को क्रूरतापूर्वक दबा दिया, तो कहा कि भाई चाहे वो राष्ट्रवादी हो, चाहे वो साम्राज्यवादी लेखक हो, कॉलोनियल जिसको आप कैम्ब्रिज बोलते हो, चाहे राष्ट्रवादी लेखक हो, चाहे मार्क्सवादी हो, सभी तो एक ही दोष के शिकार हैं। सभी राज्य की शक्ति की बात करते हैं, पीपुल के बारे में कोई नहीं सोचता। हमें पीपुल का इतिहास लिखना है, पीपल, लोग। तो जब उन्होंने लोगों की बात कही तब उन्होंने एक नया ट्रेंड दिया, और 1980 के दशक में उन्होंने ये शुरू किया जिसको कहते हो सबाल्टर्न स्टडीज। दशक में सबाल्टर्न, एक टर्म का यूज किया, सबाल्टर्न। अब देखो, आप सबाल्टर्न शब्द का हिंदी में कहोगे तो हिंदी में इसका मतलब होता है उपाश्रयवादी। जो सबाल्टर्न शब्द आप देखोगे हिंदी में, वो हिंदी में इसका मतलब होता है उपाश्रयवादी। उपाश्रयवादी इसको बोलते हैं। लेकिन अगर सबाल्टर्न का लिटरल मीनिंग देखोगे तो लोअर इन रैंक होता है। लेकिन ये जो सबाल्टर्न शब्द है ये कहां से निकला, तो एक मार्क्सवादी स्कॉलर था, उसका नाम था एंटोनियो ग्राम्शी। उसका नाम था एंटोनियो ग्राम्शी और वो इटली का था। तो एंटोनियो ग्राम्शी एक समर्पित मार्क्सवादी था। तो जब इटली में फांसीवाद का उद्भव हुआ और मुसोलिनी की सरकार गठित हुई, तो मुसोलिनी ने पकड़ कर जितने भी मार्क्सवादी हैं सबको जेल में ठूस दिया। तो उसी में उसने एंटोनियो ग्राम्शी को कैद कर दिया। अब एंटोनियो ग्राम्शी तो एक लेखक था, तो उसने जेल अथॉरिटी को कहा कि देखिए, हमें तो लिखने की आदत है, थोड़ा आप हमें लिखने की छूट दीजिए कि मैं लिख सकूं, क्योंकि बिना लिखे तो मैं नहीं रह सकता। हालांकि बेचारा अंत में जेल में ही मरा। तो जेल अथॉरिटी ने कहा कि ठीक है, आप लिख सकते हो, लेकिन आप जो लिखोगे उसको मैं पहले पढ़ूंगा, यानी तब सेंसर, उसको मैंने सेंसर्ड आपका जाएगा, मतलब आपको खुली छूट नहीं होगी, सीधे मैं आपको मार्केट में आपकी पुस्तकों को नहीं आने दूंगा। तो उसने एक प्रेजेंस नोटबुक लिखा है जो मार्क्सवादियों के लिए बहुत कुछ एक अलग तरह की चीज है। उसको न्यू मार्क्सिज्म का भी फादर कहा जाता है। खैर वो एक अलग कहानी है, उधर मैं नहीं जाऊंगा। तो जब वो लिख रहा था तो उसको चूंकि जेल अथॉरिटी की निगाह से बचनी थी, तो मार्क्सवादियों का जो प्रिय शब्द होता है वो शब्द होता है क्लास। उनका कहना है क्लास, माने कोई भी चीज होता है तो वर्ग की बात करेंगे। यह वर्ग या तो बुर्जुआ या सर्वहारा, बुर्जुआजी या प्रोलेटेरिएट क्लास। तो मतलब अगर पति पत्नी का भी रिलेशन है तो उसमें भी वही खोजने का प्रयत्न करेंगे, वही शब्द आता है। तो एंटोनियो ग्राम्शी ने उस शब्द को चेंज कर दिया। उसने कहा कि नहीं, अगर हम क्लास लिखेंगे तो जेल अथॉरिटी पकड़ लेगा कि अरे तो मार्क्सवादी रचना लिख रहा है। तो उसने क्लास की जगह सबाल्टर्न शब्द का प्रयोग करना शुरू किया। तो सबाल्टर्न शब्द का ओरिजिन वहीं से हुआ। अब देखिए, हम लोग तो एंटोनियो ग्राम्शी के विषय में काफी कुछ पढ़ते हैं, तो विशेषकर इटली पर उसने काम किया हुआ है। जैसे इटली के यूनिफिकेशन पर कोई स्टूडेंट अगर पढ़ता है या कोई एकेडमिक्स में लिखता है या फिर कोई यूपीएससी के एग्जामिनेशन में लिखता है, तो मुझे लगता है कि हिस्टोग्राफी का थोड़ा सा छौंका लगाने से अंक के स्तर निश्चय ही ज्यादा आते हैं। मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को देखा है तो यह बात मैंने महसूस की है,
क्योंकि देखो लोग प्राय इतिहास को किस्सा कहानी की तरह यूज करते हैं, तो किस्सा कहानी की तरह यूज करोगे तो मार्क्स आपको अच्छे नहीं आएंगे, ना तो एकेडमिक्स में अच्छे आएंगे और ना सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। तो उसमें क्या है कि एक किस्सा कहानी नहीं है, एक हार्ड कोर, इसमें एक किस्सा कहानी भी है, वो किस्सा कहानी आपको इंटरेस्ट पैदा करने के लिए है, लेकिन एक अप्रोच भी चाहिए। ऑप्शनल की बात कर रहा हूं। जनरल स्टडीज में प्राय हिस्टोग्राफी की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पड़ती है। तो एंटोनियो ग्राम्सी ने जब इटली में, जब इटालियन यूनिफिकेशन में एक टर्म दिया था हेजेमनी, वर्चस्व, जैसे उसको हिंदी में कहते हैं वर्चस्व और अंग्रेजी में कहते हैं हेजेमनी। तो ये जो हेजेमनी टर्म है वो इटली के यूनिफिकेशन के क्रम में दिया था, और बिपिन चंद्रा ने वही शब्द का प्रयोग किया है गांधी जी के आंदोलन के अध्ययन में। तो गांधी जी के आंदोलन के अध्ययन उसी हेजेमनी शब्द का प्रयोग किया है बिपिन चंद्रा ने, कि कैसे गांधी जी ने पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में एक हेजेमनी को, यानी वर्चस्व, कैसे ब्रिटिश के साथ वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे, एक शब्द आता है वर्चस्व। तो वो अपना इटली के यूनिफिकेशन के परिप्रेक्ष्य में एक टर्म दिया था एंटोनियो ग्राम्सी, रिसोर्जिमेंटो। रिसोर्जिमेंटो एक टर्म है कि जानबूझ के जो वहां का, वो कहते हैं कि वहां का जो बुर्जुआ है और कुलीन है, वो क्या करता है कि एकीकरण में आगे बढ़ने के लिए जनता को भड़काता है और जन आंदोलन खड़ा करता है, लेकिन जब उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो उसको यह भी डर है कि जन आंदोलन अगर होगा तो डेमोक्रेसी आ जाएगी, प्रजातंत्र आ जाएगी, और प्रजातंत्र आने का मतलब है कि मेजॉरिटी वोट से डिसीजन होने लगेगा, तो हमारी संख्या कम है, तो हमारा जो पावर है, पावर बेस, वो टूट जाएगा। तो इसलिए जिस समय उसका उद्देश्य पूरा होता है तो जन आंदोलन को दबा देता है ताकि जनता ज्यादा सशक्त ना हो। तो इस तरह से वो कहता है कि जो बुर्जुआ है और कुलीन वर्ग है, पूरी इटली के यूनिफिकेशन में उसने अपना वर्चस्व स्थापित कर रखा है। तो नहीं चल, मतलब यही उसका विचार था। और बाद में बिपिन चंद्रा ने उसी विचार को लेकर, बिपिन चंद्रा गांधी जी के आंदोलन की व्याख्या की है, वो उन्होंने हेजेमनी शब्द का प्रयोग किया है। तो इसको एंटोनियो ग्राम्सी के इस सबाल्टर्न से रंजीत गुहा प्रभावित हुए, लेकिन एंटोनियो ग्राम्सी के अप्रोच को छोड़ दिया। जैसे एंटोनियो ग्राम्सी कहते हैं कि ऊपर से वर्चस्व जो बुर्जुआ है वो स्थापित करता है। तो सबसे जो रंजीत गुहा की मौलिकता है उस पर मैं आऊं और वह मैं आपको बताऊं कि इनकी ओरिजिनलिटी क्या है। जैसे जितने भी हिस्टोग्राफी का लाइन है वो सब वर्ल्ड से आया और इंडिया की धारा बन के आई। मुझे इनका सबसे यूनिक और जो पैराडाइम शिफ्टर कहते हैं वो यह है कि इतिहास लेखन की जितनी भी धारा आई, हमारे हिस्टोरियंस ने उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नकल की अब तक। चाहे वो कहोगे आप राष्ट्रवादी क्या है, तो राष्ट्रवादी भी तो अलग अलग देश में अलग अलग है। जब साम्राज्यवादी लेखकों ने किसी देश के इतिहास के बारे में गलत व्याख्या की तो उनके अपने हिस्टोरियंस कुछ खड़े हुए और उनके प्रोटेस्ट में जो लिखा वो सब नेशनलिस्ट बन गए। जैसे हमारे लिए नेशनलिस्ट, उसी तरह क्यूबा के अपने नेशनलिस्ट हैं, ब्राजील के अपने नेशनलिस्ट हैं, तो सबके अपने अपने सारी जो कंट्रीज है उनके अपने अपने नेशनलिस्ट है। चाइना के अपने नेशनलिस्ट हैं, सॉरी अपने चाइना में तो खैर मार्क्सिस्ट आ गया, लेकिन उनके भी अपने नेशनलिस्ट हैं। इंडोनेशिया के अपने नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस है, तो सभी के अपने अपने नेशनलिस्ट हैं। और जहां तक मार्क्सिस्ट का सवाल है तो वो धारा यूरोप से आई और एशिया में फैल गई। लेकिन आप रंजीत गुहा को देखेंगे तो रंजीत गुहा की जो इतिहास लेखन है वो इतिहास लेखन भारत से शुरू होकर दुनिया में फैल गया। इतना बड़ा पैराडाइम शिफ्टर इंडिया में मुझे दूसरा कोई हिस्टोरियन नहीं लगता। तो इन्होंने देखा, तो इन्होंने कहा कि देखो भाई, मार्क्सवादी कह रहे हैं कि हम जनता का इतिहास लिख रहे हैं, पॉपुलर हिस्ट्री लिख रहे हैं, पीपुल्स हिस्ट्री लिख रहे हैं। क्योंकि मार्क्सवादियों का तो कहना ही था कि हम कुलीनों के, हम बुर्जुआ के बारे में नहीं, सर्वहारा के बारे में लिखेंगे। और सर्वहारा में उन्होंने रखा किसे, तो या तो श्रमिक को या ज्यादा से ज्यादा किसानों को शामिल कर लिया, चाइना के लाइन को लेते हुए। एंटोनियो ग्राम्सी का कहना था कि भाई देखिए, आपने पीपुल्स के बारे में लिखा, लेकिन पीपुल्स को कोई स्वायत्ता नहीं दी, पीपुल्स को आप डेटा के रूप में लिखते हैं। ऑब्जेक्ट, पीपुल आपके लिए ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं, माने आंकड़े के रूप में लिखते हैं। माने आपका यह कहना है कि जो लीडर, जब मार्क्सवादी, मार्क्स जैसे खड़ा हुआ, लेनिन खड़ा हुआ, उसी तरह दुनिया के जब मार्क्सवादी नेता खड़े हुए तो उन्होंने लोगों में आंदोलन की चेतना पैदा की। तो लोग क्या है, लोग क्या गूंगे बहरे हैं, लोग क्या म्यूट हैं, जो आपने आंदोलन की चेतना पैदा कर दी और लोग खड़े हुए। तो मतलब बिना आपके ये लोग कुछ नहीं है, ये लोग इसलिए हैं कि आप हैं।
और आप जब चेतना पैदा करते हैं तो लोग आंदोलन के लिए खड़े हो जाते हैं। तो लोग तो फिर ऑब्जेक्ट हुए ना, सब्जेक्ट तो मतलब मेन तो केंद्र आप हैं, आप नहीं तो लोग नहीं। तो ये हिस्टोग्राफी को उन्होंने डिनाई कर दिया, कहा नहीं। दो बातें, पहली बात मार्क्सवादियों को कैसे इन्होंने मार्क्सवादी से अपना लाइन अलग किया, क्योंकि वैसे भी इनको धीरे धीरे मार्क्सवाद से मोह भंग हो रहा था कि जैसा मार्क्सवादी दावा करते हैं वैसे है नहीं, ये भी उतने ही निरंकुश है जिस तरह के बुर्जुआ हैं, और इनका भी कुछ मुट्ठी भर लोग ही समाजवादी व्यवस्था को चलाते हैं और कॉमन पीपल की आकांक्षाओं को कुचला जाता है। तो इनकी वहां पर भी धीरे धीरे मार्क्सवाद से मोह भंग हो चुका था। तो इन्होंने कहा कि देखिए, दो आधार पर अपोज किया। कहा पहली बात कि आप जो कह रहे हैं कि सर्वहारा पीड़ित है और सर्वहारा में आप मुख्य रूप से मजदूरों को रख रहे हैं, तो उन्होंने बदले में आप दूसरा जो टर्म दिया सेंटर वर्सेस मार्जिन, कि पूरे हमारा जो स्टडी है उसमें एक सेंटर होता है, दूसरा मार्जिन होता है। सेंटर में एलिट होते हैं, कुलीन, और मार्जिन में जो होते हैं वो सबाल्टर्न होते हैं। तो सबाल्टर्न में केवल मजदूर ही नहीं है, केवल किसान भी नहीं है, जनजातीय लोग भी तो हैं, महिलाएं भी तो हैं। आज जिसको आप LGBTQ कम्युनिटी कहते हो उसको भी स्वायत्तता दिलाने में इन सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी का बहुत बड़ा योगदान। उन्होंने कहा ये भी तो है, छोटे छोटे किरानी भी तो हैं, छोटे छोटे कैटेगरी के लोग भी तो हैं जिनके कम तनख्वाह है और जो दबे पीछे जी रहे हैं। ऑल आर सबाल्टर्न्स। तो आप केवल मतलब जैसे अब कहा जाता है कि भाई और भी गम है दुनिया में मोहब्बत के सिवा, तो और भी पीड़ित हैं दुनिया में मजदूरों के सिवा। तो आप अपने मजदूरों की कोसा में बाकी पीड़ितों को क्यों छोड़ रहे हो? तो एक इन्होंने यह अपोज किया। दूसरा इन्होंने कहा कि देखिए, आप यह बोलते हो कि ये जो जितने पीपल हैं वो फॉलोअर्स हैं और लीडर्स उनको लीड करते हैं, तो नहीं, ये पीपल फॉलोअर्स नहीं है, इनकी अपनी सोच है। आप इनको केवल एक आर्थिक समूह मानते हैं कि दिस इज एन इकोनॉमिक यूनिट, ये आर्थिक रूप से पीड़ित है इसलिए विद्रोह करते हैं। नहीं, इनका दिमाग है, ये सोचते हैं, ये धार्मिक अंधविश्वास से भी प्रभावित हो रहे हैं, रीति रिवाज और परंपरा से गाइडेड होते हैं, और इनकी अपनी चेतना होती है और ये अपनी पहल पर आंदोलन खड़ा करते हैं। आपके लीडर बाद में आ जाते हैं और इनके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं और ऊपर से अपने आप को थोपने की कोशिश करते हैं और उल्टा इनके आंदोलन को अपनी सीमा में बांधने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कई बार होता है कि कुछ समय तक ये सबाल्टर्न तो उन जो आपके जो एलिट लीडरशिप है, कुलीन नेतृत्व है, उनके साथ कुछ समय तो चलते हैं और कुछ समय के बाद ये अलग हट जाते हैं, विद्रोह करके अलग हो जाते हैं और अपना रास्ता खड़ा करते हैं। जैसे मैं उदाहरण बताता हूं, कंक्रीट एग्जाम्पल, कि जब गांधी जी के आंदोलन का अध्ययन किया तो शाहिद अमीन ने गोरखपुर के चौरी चौरा का अध्ययन किया। अब आप किसी भी एक पुस्तक को उठाइए, बिपिन चंद्रा के पुस्तक को उठाइए, और बिपिन चंद्रा के पुस्तक में आप देखेंगे जब चौरी चौरा घटना हुई तो हालांकि रजनी पाम दत्त एक मार्क्सवादी विद्वान है, उसने उसको दूसरा तुल दिया था। तो चाहे कोई भी हिस्टोरियंस के बुक को उठाइए जो मेन स्ट्रीम में लिखते हैं, वो लिखते हैं कि चौरी चौरा एक अबेरेशन था, एक क्या कर सकते हो, एक जैसे गांधी जी की जो मुख्य आंदोलन की धारा थी उसे एक प्रकार का अलगाव था, वो पूरे आंदोलन की रणनीति को खराब कर रहा था। गांधी जी ने तुरंत इस मूवमेंट को वापस लेकर कम से कम आगे की हिंसा को भड़कने से रोक दिया। और शाहिद अमीन ने जो गोरखपुर का काम किया तो उसने नया पर्सपेक्टिव दिया। उन्होंने उन पीड़ित लोगों को जो भगवान अहिर के नेतृत्व में जो लोगों की भीड़ ने जो थाने पर हमला किया था उसका अलग स्टडीज किया, उनकी सोच का अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि देखिए, इसको केवल गांधी जी के चश्मे से आप मत देखिए, आप उन लोगों की पीड़ा को समझिए जो लोकल मार्केट में है, जी रहे हैं, और कैसे लोकल दुकानदार पुलिस के साथ मिली भगत करके कितने समय से उनको परेशान कर रहे थे। और जब विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने के क्रम में जब जाते थे दुकान बंद करवाने तो उनको कैसे लोकल थाने में बंधवा के उनको पिटवाते थे, और कितने समय से इनका आक्रोश चला आ रहा था। उसमें गांधी जी के चमत्कारी नेतृत्व का भी इनके ऊपर थोड़ा प्रभाव पड़ा, और फिर कैसी ये मिलीजुली ये घटना हो गई, ये चौरी चौरा घटना। तो इनका ये कहना था कि गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेकर सबाल्टर्न की पहल को रोक दिया, और कहीं ना कहीं वह नेतृत्व के वर्चस्व को इन पर लादने की कोशिश
कोशिश की, नहीं तो अपनी पहल पर एक आंदोलन खड़ा हो रहा था जिस आंदोलन को गांधी जी ने पनपने से रोक दिया। ये दूसरा वाला विचार है जो सईद अमीन कहते हैं, जो सबाल्टर्न हिस्टोरियन। तो मैंने बताया कि ये दो काम जो ये पूरी पैराडाइम को ही शिफ्ट कर दिया। अब चारों तरफ पीपुल पीपुल होने लगा, मार्जिन की बात होने लगी। इन्होंने कहा कि देखिए, रंजीत गुहा ने कहा कि देखिए, नेतृत्व समुदाय को प्रेरित नहीं करता, बल्कि समुदाय है वह नेतृत्व को दिशा देता है, मतलब सबाल्टर्न नेतृत्व को दिशा देता है। तो एक टर्म है प्रेशर फ्रॉम बिलो, जो आंदोलन होता है उसमें प्रेशर बिलो से आता है। तो इट वॉज नॉट द लीडरशिप which controls the masses, rather it is the masses which give a direction to leadership। मतलब लीडरशिप मासेस के दबाव से प्रभावित होता है। अगर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया तो उसके पीछे भी नीचे का दबाव था। अगर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया तो उसके पीछे भी नीचे का दबाव था। तो मतलब यह हुआ कि इन्होंने पूरे डायरेक्शन को चेंज करना शुरू किया। और जब इन्होंने 1982 में जब सबाल्टर्न स्टडीज करके रंजीत गुहा ने लिखना शुरू किया तो पूरी ह्यूमैनिटीज में, केवल एक हिस्ट्री में नहीं, पूरे ह्यूमैनिटीज में अप्रोच चेंज होना शुरू हो गया। अब देखिए इसका कारण क्या है, क्योंकि मैं तीसरा फैक्टर जो बताया सेंटर ऑफ मार्जिन से, वह है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन हिस्ट्री राइटिंग। मैंने अब हिस्ट्री में एंथ्रोपोलॉजी और लिटरेचर, मतलब साहित्य और मानव शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, उन दोनों के अप्रोच को हिस्ट्री में शामिल कर लिया गया। और रंजीत गुहा ने घोषित किया कि देखिए, हिस्ट्री लोगों के बारे में नहीं लिखता, लोग उसमें केवल ऑब्जेक्ट हैं। हिस्ट्री लोग के बारे में लिखता है तो साहित्य लिखता है, क्योंकि लोगों के दुख दर्द को उजागर करता है। तो उन्होंने लिटरेचर की अप्रोच को हिस्ट्री से जोड़ा, एंथ्रोपोलॉजी की अप्रोच को हिस्ट्री से जोड़ा। तो जिसे आप अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का इतिहास में विकास कहते हो, यह मुख्य काम देने वाला है सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी। अब एक बार जब रंजीत गुहा ने शुरू किया तो उनके एक पूरी की पूरी जमात खड़ी होने लगी। एक ससेक्स यूनिवर्सिटी से ही चली थी और फिर यह जमात तुम देखोगे, एक मेरे प्रिय हिस्टोरियन हैं रंजीत गुहा को तो मैंने कम पढ़ा है, उनकी एक आध, मतलब उनका जो भी पढ़ा है एक्सर्प्ट ही पढ़ा है, जहां था कोई ओरिजिनल बुक मैंने रंजीत गुहा, क्योंकि रंजीत गुहा की जो बुक है वो बेसिकली हमारे एम्बिट में नहीं आती। जैसे उन्होंने एक लिखा कि एस्पेक्ट्स ऑफ, किसान पर लिखा है, एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेजेंट इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया। ये बुक मेरे पास है और मैंने उसके कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं, लेकिन रंजीत गुहा पर मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा, क्योंकि रंजीत गुहा ने शुरुआत की लेकिन उस काम को आगे बढ़ाया। तो मैंने पार्थ चटर्जी को अच्छा पढ़ा है, सुमित सरकार को पढ़ा है, उर्वशी बुटालिया को, रितु मेनन को और ज्ञानेंद्र पांडे को, सुदीप चक्रवर्ती को भी थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है। तो इन हिस्टोरियंस को पढ़ने के बाद एक लाइन ऑफ हिस्टोरियंस उन्होंने खड़ा किया। सबसे तो इमीडिएट उनके फॉलोअर पार्थ चटर्जी ही हुए। अभी हाल में भी मैंने उनकी बुक पढ़ी है और मैं एक दो बुक का उदाहरण भी आपको बताऊंगा। अभी एक बुक उन्होंने इसके समय भी, लॉकडाउन के टाइम में भी लिखा था, काफी अच्छी बुक थी वो, और मैंने जब तक उसका उदाहरण भी देता रहा हूं। तो उन्होंने पूरी हिस्ट्री की स्टडीज का चेंज कर दिया। अब हर जगह मार्जिन 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 की स्टडी उन्होंने लगी। सिर्फ पीपुल्स नहीं, पीपुल्स में वो पीपुल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री को देखने लगे। जिसी समय यह हिस्टोग्राफी का लाइन शुरू हुआ तो पूरे के पूरे डायरेक्शन चेंज होने शुरू हुए। जैसे अब गांधीयन मूवमेंट है तो पीपुल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, पीपुल्स क्या सोचते थे, कैसे नीचे के का दबाव आया। गांधीयन मूवमेंट से आगे जाओगे तो जो स्टडीज हुआ, अब जैसे वुमेन स्टडी, अब आप देखिए, आप शेखर बंदोपाध्याय की ही पुस्तक आप लोग पढ़ते होंगे शायद, फ्रॉम पलासी टू पार्टीशन। वहां पर पर्सपेक्टिव देखिए, मेनी वॉइसेस ऑफ नेशनल मूवमेंट, मेनी वॉइसेस ऑफ नेशनल मूवमेंट, पर्सपेक्टिव, पेजेंट्स, वर्किंग क्लास, वेमन, माइनॉरिटी कम्युनिटीज, लोअर क्लास पीपल, सबके पर्सपेक्टिव से लिखा हुआ है। उस पर सीधा आपको सबाल्टर्न का इंपैक्ट दिखेगा। सबसे बड़ी बात है कि सबाल्टर्न ने हमारी सोच को ही बदल दिया। आज मैं न्यूज़पेपर का भी आर्टिकल पढ़ता हूं तो न्यूज़पेपर के आर्टिकल में सबाल्टर्न टच मिलता है। आप एक अधिकारी बन जाते हो, आईएएस अधिकारी बनोगे, आईपीएस अधिकारी बनोगे, और आप
अपने एक मॉब को संबोधित करते हुए आप कहते हो, एक भीड़ को संबोधित करते हुए कहते हो, एक पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहते हो कि मेरे लिए वह इंपॉर्टेंट है जिनके शरीर पर शर्ट नहीं है, जिनके शरीर पर कमीज नहीं है, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या एक सबाल्टर्न अप्रोच है। यहां पर वर्कर्स की बात नहीं है, जो कोई भी मार्जिन पर है, लोअर क्लास पीपल मार्जिन पर है, दलित लोग जिसको आप कहते हो मतलब जो समाज का जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, मार्जिन पर है, महिलाएं मार्जिन पर है, LGBTQ कम्युनिटी। आज देखिए कितना दुनिया की नजर बदली है। भारत जैसे देशों में भी उनके राइट्स के लिए कितना फाइट हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक फाइट कर रहा है। ये किसका इंपैक्ट है? सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी का, कि हर एक का मेनी वॉइसेस ऑफ द स्मॉल, ये नारा था इनका, वॉइसेस ऑफ द स्मॉल, जो छोटे हैं उनकी आवाज को सुनिए। तो सच्चा साम्यवाद हिस्टोग्राफी में अगर किसी ने लाया तो रंजीत गुहा ने। और इतनी बड़ी हीरो अनसंग चले जाए, ये कम से कम मुझे मंजूर नहीं है। मैंने चाहा कि मैं इसको अपने ऑडियंस तक और रीडर्स तक जरूर पहुंचाऊं। और देखिए, अब ये बुक मैंने लाया, यह वीना वेणुगोपाल का बुक है। पता नहीं, आई डोंट नो कि वीना वेणुगोपाल डायरेक्टली सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी से जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई है। इनकी बुक का टाइटल है इंडिपेंडेंस डे, अ पीपुल्स हिस्ट्री। अ पीपुल्स हिस्ट्री में इन्होंने क्या किया है, वीना वेणुगोपाल ने 15 ऐसे लोगों को 15 अगस्त के दिन, आजादी के दिन चुना है। 15 लोगों को, 15 लोगों को, और अलग अलग उनका मौखिक इतिहास लिया है। मौखिक ओरल हिस्ट्री सबाल्टर्न ने चलाई है, जिसमें पीपुल से इंटरव्यू लिया जाता है। जैसा पार्टीशन के समय जो था उस दिन, तो कुछ तो बच्चे रहे होंगे जिसने पिताजी से सुना, और बुजुर्ग तो अब बहुत रहे नहीं। उस समय जो थोड़ा एडल्ट थे, जो थोड़ा यंग थे, या थोड़ा ईश्वर प्रकृति ने भी उनको फेवर किया है कि उनका लाइफ थोड़ा लॉन्ग हुआ है, तो वैसे ही 15 हर एज के लोगों का और हर रीजन के लोगों का उन्होंने इंटरव्यू लिया और पूछा कि आपने स्वतंत्रता को कैसे देखा, मैंने आपको क्या महसूस हो रहा था। तो एक तरफ हमारे मेन स्ट्रीम हिस्टोग्राफी है, जिसमें नेहरू मिडनाइट का स्पीच देते हैं कि एट द स्ट्राइक ऑफ द मिडनाइट होल वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया इज वेकिंग अप टू लाइफ एंड फ्रीडम। दिल्ली और मुंबई में सेलिब्रेशन मनाए जा रहे हैं, भारत की विभिन्न राजधानियों में सेलिब्रेशन मनाई जा रही है, लेकिन एक गांव गवई के मतलब में निवास करने वाले लोग इस पार्टीशन को कैसे देख रहे हैं। तो ये सबाल्टर्न अप्रोच है। अब आई डोंट नो कि वीना वेणुगोपाल डायरेक्टली सबाल्टर्न से जुड़ी हुई है नहीं, लेकिन उसका इंपैक्ट है। आप डायरेक्टली सबाल्टर्न से जुड़े हुए या नहीं, लेकिन आपके अंदर भी एक रंजीत गुहा बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी पूरी सोच पर उसका इंपैक्ट पड़ना शुरू हुआ। मैं उसका उदाहरण बताता हूं। जैसे पार्थ चटर्जी की बुक है आई एम द पीपल, अभी रिसेंट में ही प्रकाशित हुई है। आई एम द पीपल, मैं लोग हूं। तो एक लोग कैसे स्टेट ने पहले इमोशनली लोगों को ट्रैप किया अपने साथ, लेकिन आज न्यू लिबरल इकोनॉमी में स्टेट पीछे हट गई तो लोग दिशाहीन हो गए। तो आज देखिए उस खालीपन को कौन भर रहा है, तो राइटिस्ट नेशनलिज्म। और दुनिया भर के जो पॉपुलर लीडर हैं, वो पॉपुलर लीडर चाहे वो व्लादिमीर पुतिन हो या एर्डोआन हो, वो सनेरू तो गए, वो भी थे कभी। तो जो दुनिया के इस तरह के पॉपुलर लीडर हैं, वो कैसे पीपुल्स को खींच रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप हो, क्योंकि स्टेट जब पीछे हट गई तब पीपुल दिशाहीन हो गई, और कैसे वो पीपुल को अपने डायरेक्शन में खींच रहे हैं। एक उन्हीं का पार्थ चटर्जी की बुक हमने पढ़ी, इंटायर एंड द नेशन। इनका पहली बुक मैंने पढ़ी थी, लाइक 95 में ही आई थी। मैंने उस बुक को 2002 में पढ़ा था। वो बुक था नेशन एंड इट्स फ्रैगमेंट्स, तो नेशन एंड इट्स फ्रैगमेंट्स में इन्होंने नेशनलिज्म को डिनाई किया। एक तरह से कहा है कि जिसको आप आज नेशनलिज्म कहते हो, वो बेसिकली बुर्जुआ कॉन्सेप्ट है। और एम्पायर एंड द नेशन में इन्होंने बेसिकली इस टर्म को वो चैलेंज किया है। बहुत सारे जो नेशन का, जो वेस्टर्न नेशन का जो कॉन्सेप्ट है, उसको इन्होंने इस बुक में चैलेंज किया है। देखिए, ये बुक तो 2010 में लिखनी थी, लेकिन मुझे ये पिछले साल पढ़ने का मौका मिला। जो एक्सक्लूसिव रंजीत गुहा पर ये बुक है, और ये है पार्थ चटर्जी ने लिखा है, द स्मॉल वॉइस ऑफ हिस्ट्री। मतलब स्मॉल वॉइस ऑफ हिस्ट्री मतलब इतिहास में जो दबी हुई आवाजें हैं, वो कैसे दबी हुई आवाजें निकली। मार्क्सिस्ट नहीं है, ये सबाल्टर्न है, ये मार्जिन की बात कर रहे हैं।
विभिन्न पीड़ित समूहों की बात कर रहे हैं। अब देखिए, अब एक मैं अभी रिसेंट में आज संयोग से इसको आप हिंदू न्यूज़पेपर में देखेंगे तो इस बुक रिव्यू भी इसका आया है, माया, मोदी एंड आजाद। अब इधर क्या चक्कर है मैं बताता हूं। जैसे सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी है तो जो लोग हैं वह सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी कुछ अंबेडकर के ही विचारों से भी प्रभावित है, क्योंकि अंबेडकर ने जनसामान्य और जो पीड़ित और दलित हैं उनकी आवाज की बात डॉक्टर अंबेडकर ने की थी। लेकिन मैं स्टूडेंट्स आप जानते हैं एक चीज, वो आप हाल में क्या हुआ कि एक नया अवसर जाया है, इसमें इन्होंने लिखा कि हिंदुत्व का, तो क्या हुआ है कि जो तथाकथित सबाल्टर्न हैं वो कैसे उनके प्रभाव में आ रहे हैं। जैसे आप दलित आंदोलन का ही अगर आप देखेंगे तो जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी उसके मूवमेंट को ही आप देखिए, तो उसके मूवमेंट में आप देखेंगे, जिनको आप ऐसी कहते हैं, उसके मूवमेंट को पीछे इतिहास देखेंगे तो अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो बहुत बड़ा बेस वर्क किया था। लेकिन जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 1956 में डेथ हुआ तो उनके डेथ के बाद फिर ये मूवमेंट कुछ समय के लिए दिशाहीन हो गई, क्योंकि उन्होंने अपना कोई सक्सेसर या उत्तराधिकारी नहीं चुना था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कुछ पत्र छोड़े थे, लेटर्स, उसी आधार पर एक मुंबई में एक पार्टी गठित हुई थी जिसका नाम था रिपब्लिकन पार्टी। तो रिपब्लिकन पार्टी चुनावी राजनीति में आई, उसको सफलता भी मिली, लेकिन एक बार जब वो सत्ता में आ गई तो फिर कुछ दलितों में कुछ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी थी या कुछ इस तरह के, तो उस वीकर सेक्शन में एक फिर बेचैनी यह होने लगी कि भाई अब ये भी कहीं ना कहीं एलिट की कैटेगरी में चले गए, क्योंकि शासक वर्ग में आ गए और हम छूट गए। तो वैसे कैटेगरी के जो लोग थे उन्होंने एक अलग पार्टी फॉर्म कर ली, उसको कहते हैं पीपुल्स पैंथर्स पार्टी। और पीपुल्स पैंथर्स पार्टी ने बड़ा रेडिकल मूवमेंट चलाया और जो लोअर वॉइस था उसको आवाज देनी शुरू की। लेकिन आगे चलकर पीपुल्स पैंथर्स पार्टी भी कहीं ना कहीं चली गई राजनीति में, और राजनीति में आ गई तो फिर वो भी चुनाव लड़ने लगी। तो धीरे धीरे उस पर कांग्रेस अपना प्रभाव देने लगा, तो फिर बट गया दो पार्ट में। तो दो पार्ट में बट गया पीपुल्स पैंथर्स पार्टी, और पैंथर्स मूवमेंट है वो धीरे धीरे सबसाइड कर गया। तब तक कांसीराम ने इधर एक बहुजन समाज पार्टी गठित कर दिया, जो कई स्टेट में जिसके ब्रांचेस थे, लेकिन यूपी उसका मुख्य आधार था। और बहुजन समाज पार्टी को, कांसीराम को तो उतनी चुनावी सफलता नहीं मिली, लेकिन मायावती आगे काफी सफल रही और चीफ मिनिस्टर भी हुई, आप जानते ही हो। लेकिन फिर वहां पर एक उसमें भी सबाल्टर्न ग्रुप था, वो उससे निकल गया। उसने, आप देखोगे कि उसने सबाल्टर्न ग्रुप मतलब उसमें नहीं शामिल था। उनको भी लगा कि भाई कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज पार्टी है वो भी राजनीति से जुड़ गई और वो भी कहीं एक एलिट रूप लेती जा रही है, तो फिर उससे भी एक सबाल्टर्न ग्रुप निकलकर और फिर आ गया एक अलग तरह के ग्रुप से, जिसको आप पहले भीमसेना कहते थे, फिर आजाद समाज पार्टी बन गई। और चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना ही है, तो वही माया, मोदी और आजाद है कि वहां कैसे कैसे अब सबाल्टर्न इसमें ये देने की कोशिश करते हैं कि अब कैसे वो जो स्मॉल वॉइसेस है वो हिंदुत्व का प्रभाव अपना बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और कैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने आइकॉन के रूप में पेश कर रहा है। तो खैर ये बुक का विचार है, मेरा निजी विचार नहीं है, ये बुक का विचार। इस बुक को आप पढ़ेंगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी ऑल परवेसिव है। आप अगर कुछ भी लिख रहे हो तो उसमें वॉइस, जिस समय आप मार्जिन की बात करोगे तो बात सबाल्टर्न की आती है। अब रंजीत गुहा का सबसे अंतिम या सबसे एक आज के परिप्रेक्ष्य में योगदान बताता हूं। आप में से बहुतों को पता होगा कि जो तथाकथित जो समाजवादी व्यवस्था थी 1990 के दशक में या 1990s में, इस समाजवादी जो सिस्टम था, सोशलिस्ट मॉडल था दुनिया में, उसका अवसान हो गया। समाजवादी व्यवस्था टूट गई, सोवियत रूस का विघटन हो गया, पूर्वी यूरोप के जो समाजवादी देश थे वहां पर समाजवादी व्यवस्था टूटकर छिन्न भिन्न हो गई। तो ऐसी स्थिति में अब क्लास, बुर्जुआजी एंड प्रोलेटेरिएट ये बाईवर्ड बन गया। अब बहुत सारे समाजवादी चिंतक दुनिया के थे जिनको अपने को समाजवादी कहने में भी हिचक होने लगी, विशेषकर इसलिए कि सोवियत रूस ने खुद, जो समाजवाद का जनक था, उसने ही समाजवादी पद्धति को छोड़ दी। तो अब कुछ समय के लिए उनको दिशाहीनता हो गई। तो उस समय सबाल्टर्न ने उनको एक नया सहारा दिया, क्योंकि सबाल्टर्न बात करता था मार्जिन की।
और कहीं ना कहीं सोशलिस्ट का लक्ष्य भी मार्जिन ही है, लेकिन मार्जिन का पहले वो संकीर्ण मतलब समझते थे, केवल क्लास। लेकिन अब मार्जिन का मतलब है केवल क्लास ही नहीं, डिफरेंट जो पीड़ित लोग हैं वो सभी सबाल्टर्न में हैं। तो सबाल्टर्न आज अगर आप देखेंगे, अब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि रंजीत गुहा ने कितना बड़ा काम किया कि अगर जिस तरह से दुनिया में समाजवादी पद्धति टूटी थी, तो इंटेलेक्चुअल स्केल पर, बौद्धिक स्तर पर कहीं ऐसा न होता कि ये पूरा का पूरा बौद्धिक आंदोलन धीरे धीरे एलिटिज्म की तरफ लौटने लगता, कुलीनता की तरफ लौटने लगता। लेकिन सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी ने सहारा दिया, और समाजवादी व्यवस्था टूटने के बाद भी अभी दुनिया में बहुत सारे चिंतक ऐसे खड़े हैं जो मार्जिन की आवाज उठा रहे हैं। और आज एक नया फैशन चला है, कल्चरल स्टडीज। मैं आपको बताऊं कि दुनिया में एक नया फैशन है, और ये फैशन है कल्चरल स्टडीज। और ये कल्चरल स्टडीज का मतलब होता है कि आप कोई भी विषय पढ़िए। आज देखिए, जैसे आप पॉलिटिकल साइंस पढ़िए, तो पॉलिटिकल साइंस में भी आपको थियरी पढ़िए, तो स्टेट की थियरी होगी, तो फ्रॉम फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, उसमें भी एक महिलावादी दृष्टिकोण क्या है। आप अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़िए, महिलावादी दृष्टिकोण क्या है। आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़िए, महिलावादी दृष्टिकोण क्या है। दलित दृष्टिकोण क्या है, मतलब पर्सपेक्टिव ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। आप कई इस तरह के पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे जो समाज के वीकर सेक्शन है, उसके पर्सपेक्टिव से मूल्यांकन किया जाता है हमारे मॉडल को, और ये कल्चरल स्टडीज है। अब देखो, पार्टीशन ऑफ इंडिया में, पार्टीशन ऑफ इंडिया को तो इसने इतना चेंज कर दिया कल्चरल स्टडीज ने और सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी ने, कि इसने पूरे मॉडर्न हिस्ट्री की आज परिकल्पना बदल चुकी है। इतिहास, मानव शास्त्र और साहित्य तीनों एक ही मुकाम पर आ चुके हैं। और आज यह बात उठ रही है कि भाई, पार्टीशन में हम पार्टीशन के कारणों पर क्यों विचार करते हैं। मतलब इन्होंने एक मुद्दा उठाया कि व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉजेज ऑफ पार्टीशन, बेटर वी हैव टू गिव फोकस ओवर द इंपैक्ट ऑफ पार्टीशन। आज विभाजन के प्रभाव का अध्ययन होता है, लोगों की मानसिकता का अध्ययन होता है कि लोग कैसे पेशावर एक्सप्रेस में ठूस कर एक छत से दूसरे छत में जा रहे थे, कैसे हिंसा हो रही थी बच्चों पर, कैसे महिलाओं पर, लोगों की सोच पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका महाद्वीपीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, लोगों के जीवन पद्धति पर क्या प्रभाव पड़ा। आज आप देखिए, पार्टीशन पर आंचल मल्होत्रा की बुक हो, आंचल मल्होत्रा ने रेमनेंट्स ऑफ सेपरेशन लिखा था, बहुत फेमस हुई थी। अभी उन्होंने हाल में बुक लिखी है कि एक हाल में रिमेम्बरेंस, द लैंग्वेज ऑफ रिमेम्बरेंस करके बुक लिखी है, बहुत ही फेमस, काफी वॉल्यूमियस बुक है। मैंने ली है, अभी पूरी पढ़ी नहीं है, लेकिन एक बुक उन्होंने अभी देखिए, गीतांजलि श्री की बुक आई है रेत समाधि, उस पर बुकर प्राइज मिला, और वो बुक है, वह बुक पार्टीशन के इंपैक्ट पर है। तो अभी इतनी सारी पुस्तकें निकल रही है पार्टीशन के इंपैक्ट पर, कि पार्टीशन में कॉमन पीपल पर क्या इंपैक्ट पड़ा, वो पढ़िए। जिन्ना ने क्या किया, नेहरू ने क्या किया, पटेल ने क्या किया, इसका हमने काफी स्टडीज कर ली, लेकिन इसका अध्ययन करिए। तो मैं स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं, हिस्ट्री ही नहीं, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन करते हो, सोशियोलॉजी का करते हो, या कोई भी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट का करते हो, तो उस पर रंजीत गुहा का अप्रत्यक्ष प्रभाव है, क्योंकि उस पर सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी का प्रभाव है, और हिस्ट्री द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, तो उसका प्रभाव बाकी सब्जेक्ट के ऊपर पड़ जाता है। और कहीं ना कहीं जो कल्चरल स्टडीज जो वही सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी के प्रभाव से निकली है, तो वह हमारे सारी डिसिप्लिन्स को, ह्यूमैनिटीज के डिसिप्लिन को प्रभावित कर रहा है। अब इतना बड़ा हिस्टोरियंस गुजर गए इस वर्ष, तो कम से कम हम लोगों को एक श्रद्धांजलि देना बनता है। तो हम लोग अपने उनकी उपलब्धियों को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो आज मैं यहीं रुकता हूं। आज मुझे मुख्य रूप से ये महान हिस्टोरियंस के विषय में चर्चा करनी थी। किसी दूसरे लेक्चर में कोई दूसरे टॉपिक के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।